तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेर, पहचान, चार हाथ तथा साझा। यहाँ से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे सारा प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का अगर लेखक की बात किया जा सकता है तो हमारे लेखक है अजगर बजाहत जी। तो शेर, पहचान, चार हाथ, साझा जितने भी यहाँ से प्रश्न उत्तर बनेंगे सारा प्रश्न देखेंगे और आपका यहाँ से भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपका मॉडल पेपर में भी बहुत सारा यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बिना देर के हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो इस पार्ट का पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोमड़ी स्वेच्छता से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो वो आपको बताना है कि जो लोमड़ी थी स्वेच्छता से क्यों शेर के मुंह में जा रही थी। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है आपका मॉडल पेपर में पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए उत्तर देखते हैं क्या है कि लोमड़ी शेर के मुंह में स्थित रोजगार दफ्तर में दरखास्त करने के लिए स्वेच्छता से जा रही थी। यानी कि जो लोमड़ी थी इसलिए जा रही थी शेर के मुंह में क्योंकि उसको लगता था कि वहाँ पर रोजगार है और इसीलिए इस रोजगार के दफ्तर में वो दरखास्त करने के लिए गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि देखिए शेर ने क्या किया था, तो सभी जगह प्रचार कर दिया था कि शेर के मुख में रोजगार मिलेगा, इसीलिए लोमड़ी भी फंस जाती है और उसके शेर के मुंह में जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है इस सही सा। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए आपका जो यहाँ दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहानी में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक बताया है। ये भी प्रश्न आपका मॉडल पेपर में है, देखिएगा तो ठीक। देखिए पूछा क्या जा रहा है कि कहानी में जो शेर है तो शेर का प्रतीक आपको बताना है। देखिए कहानी में लेखक ने जो लघु कथा शेर है ना, तो कहानी ने अपनी तो चलिए दूसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी आपका मॉडल पेपर में है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि लेखक ने अपनी लघु कथा शेर को तानाशाही और भ्रमक व्यवस्था के सूत्रपात एवं प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जो जो ये लेखक है अपने जो शेर वाला जो लघु कथा है इसमें शेर का क्या कहा है, तानाशाही कहा है और भ्रामक व्यवस्था का प्रतीक यहाँ बताया गया है। ठीक, इस प्रकार से आपका यह सही सा उत्तर हो जाता है। अब तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच अंतर क्या है। ये भी प्रश्न आपका मॉडल पेपर में था। ठीक, तो देख ले तो उत्तर क्या हो जाता है कि लेखक ने अपने शेर नामक लघु कथा में शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच अंतर बताते हुए कहा है कि बाहर स्थित रोजगार दफ्तर मिथ्या है। यानी कि जो ये जो रोजगार बता रहे हैं ये बाहर से स्थित जो मिथ्या, यानी कि ये गलत है। बाहर से क्या है, बाहर से ये गलत है। तो चलिए अब बात कर ले चौथा प्रश्न की। देखिए आपका जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि बोला जा रहा है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है विश्वास, यानी कि किसी पर आप लोग अगर विश्वास कर लेते हैं तो उसमें हम लोग प्रमाण भी नहीं खोजते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में ये बताना है। तो उत्तर क्या होता है कि लेखक ने अंधविश्वासी जनता पर व्यंग करते हुए कहा है कि अविवेकी और रूढ़िवादी लोग प्रमाण को सत्य न मानकर विश्वास को सत्य मानना अपना अहित करने को तात्पर्य है। यानी कि जो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, जो लेखक बता रहे हैं कि जो अभी के लोग हैं, लोग क्या करते हैं, अविवेकी और रूढ़िवादी लोग, यानी कि जिस पर विवेक नहीं होता है, और जो रूढ़िवादी लोग होते हैं जो पुराने प्रथाओं पुराने बातों को चला चला के आ रहा है, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, उसका प्रमाण नहीं मानते हैं और नहीं मानने से अपना अहित करते हैं। ठीक, अपना ही जो होता है उस पर अहित होता है, जबकि विश्वास के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विश्वास के लिए भी हम लोग प्रमाण की आवश्यकता, क्यों विश्वास करें, हम कुछ प्रमाण है तब ना हम विश्वास करेंगे। तो लेकिन मानते नहीं, विश्वास कर लेते हैं, चलिए भाई अच्छा है। तो अगर विश्वास किसी पर करते हैं हम तो प्रमाण भी दीजिए ना, तब ना आप पर हम लोग विश्वास करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर क्या लिखा कि शेर ने मिथ्या वचनों को जंगल की जनता बिना सोचे समझे स्वीकार करके अपना अहित करती है। यानी कि शेर जो है ना, यहाँ पर जैसे लघु वचन बता गया, तो शेर के जो मिथ्या वचन होते हैं, शेर ने जो प्रचार कर दिया था कि उसके मुख्य में रोजगार का दफ्तर है, इसको जानते हुए बहुत सारे लोगों ने इसका चपेट में आकर उसका शिकार हो गया, यही बता रहे हैं, और उसका अहित हुआ। शेर अपने स्वार्थ सिद्धि में प्रमाणों को झुठला देते हैं, और शेर क्या करता है, जो प्रमाण होता है इसको यहाँ से झुठला देता है। यानी कि शेर पर पूरा आदमी विश्वास करने लगा। शेर का जो भी आगे पीछे जो भी प्रचारक होते हैं वो जो बोलते हैं कि शेर के मुख में वैसा रोजगार है, वो है, ये है, जो भी मतलब अफवाह फैलाते हैं उनको लोग विश्वास कर लेते हैं और उसका प्रमाण लिए भी नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा प्रश्न होता है वो समाप्त होता है।
तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए पांचवा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर गौतम बुद्ध की मुद्रा छोड़ अपने वास्तविक रूप में आकर क्यों झटपा, यानी कि क्यों झटपा वो आपको बताना है। तो उत्तर क्या होता है कि लेखक रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध सत्य जानना चाहते थे। जो हमारे लेखक थे वो सत्य को जानना चाहते थे। सत्य प्रचारक व्यवस्था के लिए सदैव बाधाएं पैदा करते हैं। दूसरे शेर सत्य प्रचारक एवं व्यवस्था के रूप में चलने वाले लेखक पर झट पड़ता है। यानी कि तो चलिए बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए पांचवा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर गौतम बुद्ध की मुद्रा छोड़ अपने वास्तविक रूप में क्यों झटपा, वो आपको बताना है। उत्तर क्या होता है कि लेखक रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध सत्य जानना चाहता था। जो लेखक है वो सत्य को जानना चाहते थे। सत्य प्रचारक व्यवस्था के लिए सदैव बाधाएं पैदा करता है। दूसरे शेर सत्य प्रचारक एवं व्यवस्था के विरुद्ध चलने वाले लेखक पर झटक पड़ता है। यानी कि जो शेर है, जो व्यवस्था का प्रतीक है, वो क्या करते हैं, शेर लेखक पर झपट पड़ते हैं। यदि लेखक पर शेर ना झटकता तो निश्चित ही वह जानवरों को सत्यता से परिचित करा देता। अगर शेर, ठीक है, जानवर जो शेर हैं अगर नहीं लेखक पर झटकते तो सारा जानवर जो है इसको पता चल जाता है कि क्या सत्य है। और इससे क्या होता है कि इससे शेर और उसके समर्थकों को अपने स्वार्थ सिद्ध में परेशानियां पैदा होती। तात्पर्य यह है कि शेर अर्थात सत्ता तभी तक खामोश रहती जब तक उसकी आज्ञा का पालन होता, और तभी तक उसका आगे का आदमी पालन करता जब उसके बारे में डरा हुआ रहता है, जब जानता नहीं तभी तक। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या फिर उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठते हैं और कुचलने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही कोई दूसरा जानवर उस पर अगर उंगली उठाता है, कुछ उस पर बोलता है, तो वो खूंखार होकर उसको डराने का प्रयास करता है। अब जब यहाँ पर लेखक सत्य को जानने का प्रयास किया तो इसलिए सत्य को जानने के लिए प्रयास करते थे क्योंकि जानते थे कि ये पर हम लोग विश्वास क्यों करें, प्रमाण चाहिए थे ना। तो दूसरे जानवर को तो ये पता नहीं था। अगर सत्य पता चल जाता है तो उस पर कोई बिलीव नहीं करता, यानी कि शेर का कोई विश्वास ही नहीं करता, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। तो चलिए पांचवा जो आपका प्रश्न समाप्त होता है। इसके साथ जो आपका शेर वाला जो लघु कथा है वो भी समाप्त हो जाता है। अब जो आपका जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न बनता है आपका पहचान से। तो पहचान जो दूसरा आपका लघु कथा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते तुरंत। तो देखिए पहला जो आपका पहचान का प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। ठीक है, तो जो राजा थे उन्होंने जनता को क्यों आदेश दिया कि अपना आंखें बंद कर लें। देखिए जो राजा थे, राजा को गूंगी बहरी अंधी प्रजा पसंद थे। जो राजा हैं उनको कैसा प्रजा पसंद है, जो राजा को पसंद था कि गूंगा हो पहला, दूसरा बहरी हो और तीसरा आपका अंधी हो, जो बिना कुछ कहे सुने और मतलब बिना देखे आज्ञा का पालन करे। इसलिए राजा ने प्रजा को अपनी आंखें बंद करने के लिए हुक्म दिया। क्योंकि राजा को लगता था कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग राज्य को हम लोग सही तरीके से नहीं, यानी कि अपने तरह से नहीं चला पाएंगे। ठीक है, इसलिए राजा को पसंद था कि जो जनता गूंगा हो, बहरा हो, कुछ देख ना पाए, इस प्रकार से। आगे जो आपका सातवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंखें बंद करने और आंखें खोलकर देखने में क्या परिणाम निकले। ये जो प्रश्न है आपका मॉडल पेपर में पूछा गया था, इसलिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है कि राजा ने अपने राज्य को स्वर्ग बनाने का झांसा देकर लोगों की अपने आंखें बंद कर लेने का हुक्म दिया था। ठीक है, आगे मैंने पढ़ा क्या बताया कि राजा ने क्या किया, अपना जनता को क्या बोला कि तुम्हारा जो राज्य है, आप सभी का राज्य स्वर्ग बन जाएगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपना आंखें बंद कर लीजिए। एक दिन खेरेती, रामू और चिद्दू, देखिए तीन मित्र थे, यानी कि एक तो आपका खेरेती, दूसरा रामू और तीसरा चिद्दू ने अपनी आंखें खोलकर देखना चाहा कि उसका राज स्वर्ग हो गया अथवा नहीं। तो उन्होंने अपने सामने राजा को पाया, वे एक दूसरे को ना देख सके। जब क्या किया, जब राजा ने बोला कि अपने आंखें बंद कर लो, तुम्हारे राज्य को मैं स्वर्ग बना दूंगा, तब सभी जनता क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तब तीन मित्र, एक का नाम रहता है आपका खेरती, दूसरा खेराती, दूसरा रामू और तीसरा चिद्दू, जब इन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग आँख खोल के देखते हैं कि हमारे जो राज्य है वो स्वर्ग बना या नहीं बना। तो जब ये लोग आँख खोलते हैं तब देखते हैं कुछ नहीं, राजा है ही नहीं, और जब भी आँख खोलते हैं तो राजा का ही सब कुछ दिखाई मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो सातवां प्रश्न है आपका क्लियर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आठवां प्रश्न की। देखिए आपका जो आठवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, आपको बताना है कि कौन कौन से हुक्म राजा निकाले थे। सूची बनाइए के निहातार लिखिए। ठीक है, बिल्कुल सूची बनाए और लिखना भी है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या है कि राजा ने अपनी प्रजा को
ठीक है। जो राजा थे, तो राजा ने अपनी प्रजा को आंखें बंद करने की, सबसे पहला तो आंखें बंद करने की बात कही गई थी। दूसरा के कानों में पिघला शीशा डाल लें, और क्या, पहले तो आंखें बंद करने के बाद क्या, और दूसरा जो कान है इसमें शीशा डाल लें और अपने होंठ सिलवा लें, ठीक है। इन सभी का हुक्म दिया। पहला बोला कि अपना आंख बंद कर लो जिससे वो देख नहीं पाए, और दूसरा जो बोला कि अपना जो कान है इसमें शीशा, पिघला हुआ शीशा डाल लो जिससे तुम लोग सुन ना पाओ, और तीसरा जो है वो बोला गया था आपका, अपने होठों को सिलवा लो जिससे तुम बोल भी ना पाओ, ठीक है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से छोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने उत्पादन के सभी साधनों पर राजा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। तो जो राजा है, तीन हुक्म दिया था। पहला तो अपना आंख बंद करने बोला था, दूसरा आपका मुंह सिलवाने बोला था, और तीसरा आपका कान बंद करवाने बोला था, पिघला शीशा डलवाने। और इसलिए क्यों कर रहा था राजा, क्योंकि वो राजा उसको उस राज्य को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं, खुद के लिए वो कर रहा था सारा चीज़। इस तरह से आपका जो 7वां प्रश्न होता है, आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 9वां प्रश्न की। देखिए आपका जो 9वां यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए छोटा सा उत्तर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि जनता राज्य की स्थिति की ओर आंखें बंद कर ले तो राज्य में छद्म प्रगति एवं विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एकाधिकार कर लेगा। यानी कि जब सभी अपने आंखें बंद कर लेंगे, फिर अपना कानों में पिघला कांच डलवा लेगा, शीशा डलवा लेगा और मुंह को सिलवा लेगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो राजा हैं वो अच्छी तरीके से जो प्रजा को बात को लेकर वो अच्छी प्रकार से वो चला सकते हैं। यानी कि प्रजा को एक प्रकार से झांसा देकर वो अपना राज, अपना जो भी इनकम होता है अपनी ओर कर लेगा। इस प्रकार से आपका 9वां प्रश्न में समाप्त होता है। चलिए बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। देखिए 10वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि खैराती, रामू और चिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया, ये आपको बताना है। क्योंकि क्या हुआ कि खैराती, रामू और चिद्दू ने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें अनुभव हुआ कि एकजुट नहीं है। फिर क्या हुआ कि राजा ठाट बाट की जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए राजा का अस्तित्व तो है परंतु उसका अस्तित्व राजा द्वारा दिए गए भुलावे में खो गया है। इस प्रकार से आपका जो 10वां प्रश्न है वो छोटा सा प्रश्न उत्तर था, इसका समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे 11वां प्रश्न का। तो देखिए आपका जो पहचान वाला होता है ये समाप्त होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग 11वां प्रश्न। देखिए ये जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 4 हाथ से, यानी कि जो मजदूर हैं और आपका जो उद्योगपति होते हैं, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, इसके बीच में जो बात है वो कहानी आपको बताना है। यानी कि 4 हाथ वाला जो आपका लघु कथा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला जो आपका प्रश्न यहाँ पर बन रहा है वो पूछा जा रहा है कि मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला। जो मिल का मालिक था उन्होंने क्या किया 4 हाथ लगाने के लिए, और उसका परिणाम क्या निकला वो भी आपको बताना है। तो चलिए सिंपल सा उत्तर है, समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग मतलब एग्जाम में बढ़िया तरह से लिख सकते हैं। तो उत्तर है कि मिल मालिक ने मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए पहले मोटी तनख्वाह वैज्ञानिक रखें, यानी कि जो मोटे माने उच्च स्तर माने कि मोटे तनख्वाह देकर वैज्ञानिकों को रखा 4 हाथ लगाने के लिए। फिर क्या किया कि वैज्ञानिकों ने शोध और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि आदमी के 4 हाथ नहीं लगा सकते हैं। और वैज्ञानिक जब इसको खोजा तलाशा तब उन्होंने क्या बोला कि अब हम लोग 4 हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ कि दूसरी बार उसने कुछ कटे हुए हाथ मजदूरों को फिट करवाने चाहे। फिर क्या किया, जो मिल का मालिक था उन्होंने क्या किया, जब नहीं हुआ वैज्ञानिकों से, तब क्या किया उन्होंने कुछ कटा हुआ हाथ मजदूरों को फिट करवाने के लिए प्रयास किया। फिर वो भी नहीं हुआ, फिर क्या किया पर ऐसा भी संभव नहीं हो पाया, तब उसने मजदूरों से लकड़ी के हाथ फिट करवाएं। तो अब क्या किया, जब वैज्ञानिक फेल हो गए, जब जिंदा मतलब कटा हुआ हाथ नहीं लगा, तब उन्होंने क्या कि लकड़ी का भी हाथ लगाया, तो वो भी नहीं लगा। लकड़ी के हाथ में मजदूर काम करने में असमर्थ रहे। फिर क्या होगा, अंत उसने मजदूरों को लोहे का हाथ फिट करवा दिए। जब वैज्ञानिक नहीं सके तो कटा हुआ हाथ नहीं हुआ, फिर लकड़ी का हाथ नहीं हुआ, फिर अब लोहा का आ गया। जब लोहे का हाथ लगा दिया गया तो उसके मिल मालिक का बाधित हो गए। अब क्या हुआ कि जब मजदूर इसी से अब बहुत सारे मजदूर मर भी गए। तो इस प्रकार से ऐसे हुआ कि मजदूर जो थे वहाँ
बहुत सारे का क्षति भी हुआ और यहाँ जो मिल मालिक है उसको परिणाम बहुत ही हानि मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आपका 11वां नंबर वो समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे 12वां प्रश्न की। देखिए 12वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। तो अगर 4 हाथ नहीं लगा तो मिल मालिक की समझ में क्या बात आई वो आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाता है कि मजदूरों के 4 हाथ ना लगने पर मिल मालिक को समझ आई कि मजदूरों की मजदूरी आधी करके दुगनी मजदूर काम रखी जाए। यानी कि अब मालिक को क्या समझ में आया कि अगर 4 हाथ नहीं लगता है तो क्या करेंगे हम, अब उनकी जो तनख्वाह है वो आधी कर देंगे और आधी करने के बाद हम क्या करेंगे, उन आधी आधी में आपका 2 गुना मजदूर हम लोग रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है। यानी कि मिल मालिक क्या आइडिया किया हुआ, अगर किसी मजदूर को हम लोग 500 रुपया देते हैं, एक मजदूर का 500 रुपया है, तो मालिक क्या सोचा, अगर एक को हम 500 दे रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं कि हम लोग आधा कर देते हैं इसका, यानी कि 250 कर देते हैं, ठीक है 250 कर देते हैं। तो 250 में आपका 2 मजदूर आ जाएगा, एक मजदूर आपका 250 में, ठीक है, और एक मजदूर आपका 250 में। यानी कि अगर 250 250 2 होता है तो 500 में आपका 2 आ जाएगा और वहाँ पर एक मजदूर को आपको 500 देना पड़ता था। इसीलिए क्या किया, मजदूर के लिए आपका वेतन कर दिया, यानी कि आधा वेतन कर दिया। तो चलिए अब 13वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 13वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। तो अब हम लोग जो साझा वाला चैप्टर है यहाँ से प्रश्न आपका हाथी और आपका किसान वाला है। तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। जो हाथी था, जो एलिफेंट था, वो फार्मर को क्या बताता है आपको बताना है। क्या क्या कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को समझाया कि उसके साथ साझे की खेती करने में वह लाभ होगा, कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इस प्रकार उसकी खेत की रखवाली भली प्रकार से हो जाती है। तो जो हाथी था वो जो किसान थे उसको बताते हैं कि हम लोग मिलके करेंगे, इससे क्या होगा कि जो भी जंगल के जानवर है छोटे मोटे जो भी इस फसल को नुकसान करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बता दूंगा वो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा भी ये अच्छा होगा और खेत का भी रखवाली हो जाएगा। तो सिंपल सा उत्तर था, समझ में आ गया आप सभी का। अब हम लोग 14वां प्रश्न की बात कर लेंगे और 15वां का बात कर लेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो तैयारी कीजिए। तो चलिए अब 14वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। जो हाथी था उन्होंने क्या किया, खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। जब बोला कि हम खेत का रखवाली कर देंगे तो घोषणा क्या किया वो आपको बताना है। तो घोषणा में क्या किया था कि हाथी ने खेत की रखवाली के लिए पूरे जंगल में डुग्गी बजवा दी, ठीक है, यानी कि डुग्गी पिटवा दी कि गन्ने के खेत में उसका साझा है। पूरे जंगल में घूम घूम के डुग्गी पिटवा दिया कि वो जो गन्ना खेत है इसमें मेरा साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, अच्छा नहीं मतलब नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन्होंने डुग्गी बजवा के यह घोषणा करवा दिया कि जो खेत है गन्ना खेत इसमें मेरा साझा है, तो कोई भी जानवर इसको परेशान ना करें, ठीक है, और अगर किया तो ये अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से डुग्गी बजवा कर हाथी ने पूरे जंगल में ये घोषणा कर दी। अब जो आखिरी आपका प्रश्न बनता है वो पूछा जाता है कि आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी, ठीक है, वो आप बता देते हैं। क्या हुआ था कि हाथी ने आधी आधी फसल बांटने के लिए पहले खेत से एक गन्ना तोड़ा, पहले क्या किया, एक खेत से गन्ना तोड़ा, फिर क्या किया, किसान से गन्ने मिल बांटकर खाने के लिए कहकर उसने गन्ना का एक छोर मुंह में लिया और दूसरा छोर किसान के मुंह में दिया। अब किसान को बोला कि एक छोर तुम पकड़ो, एक छोर मैं पकड़ता हूँ, अब खाना स्टार्ट करते हैं। जब किसान गन्ने के साथ हाथी से मुंह की ओर खींचते तो उसने गन्ने को छोड़ दिया। जब किसान अपने ओर खींचता है तो सिंपल सी बात है, हाथी का खींचेगा तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा, तो किसान का हाथ से छूट जाता है। इसी तरह हाथी और किसान के फसल का बंटवारा हो गया। तो चलिए इस प्रकार से आपका जो यह अध्याय रहता है, जो शेर, साझा, पहचान, 4 हाथ, जो भी यहाँ से प्रश्न बने हैं वो सारा का सारा प्रश्न आपका समाप्त होता है। हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बहुत ही अच्छी प्रकार से देखिए, बहुत सारे वीडियो चैनल में बनाया हुआ उसको भी देखिए। साथ ही अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। वहाँ भी आप लोगों को बहुत सारे सूचनाएँ मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।